नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, बिल्कुल जाके देखिए दोस्तों। आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। हम जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बच्चों को थोड़ा तकलीफ हो रहा था, उसके लिए मैं ये वीडियो सीरीज लाया हूँ ताकि आप वेक्टर्स को समझ सकें और आपको ज़्यादा अटेंटिव रह के, ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है। और हमारा जो शेड्यूल है चेंज हो चुका है। हमारा 8 AM to 8:30 मैथ्स का लेक्चर होता है। इसको सब मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं, है ना। अब मैं आपको 10 AM to 11 AM के बीच आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट डेली रहेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके बाद आपका 11 AM to 11:30 आपका पावर सिस्टम रहेगा। पावर सिस्टम की क्लास हमारी 40 मिनट की रहेगी, 30 से 40 मिनट का ये लेक्चर रहेगा। तो ये शेड्यूल्स आपके रहेंगे। उसके बाद हम मैथमेटिक्स के सेशन यहाँ पर चालू करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स रहेगा आपका। मैथमेटिक्स ये हमारा न्यू सब्जेक्ट लॉन्च हो रहा है, जो कि आपका 11th 12th और आपकी मेनली फोकस रहेगा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर पे। तो डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, इनके लिए सीरीज़ ला रहे हैं। टाइमिंग आपका डिसाइड करके आपको बता दिया जाएगा। तो आपको जो टाइम है इसके शेड्यूल्स में रहेंगे आपके डेली जो है ये वीडियो लेक्चर्स आपके सीरीज आने वाले हैं। तो ये आपका 3 क्लास फिक्स हो चुका है, ये क्लासेस इसी टाइम में लगेंगी। तो आपको इस टाइम में रेडी रहना है ना, कि आपको फिर से इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत मत पड़े। आप इसी टाइम में डेली अवेलेबल रहिए। ये आपके लाइव सेशंस रहते हैं, तो आपको यहाँ पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं ना। जो भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूछ भी सकते हैं। उतना टाइम हम अवेलेबल रहते हैं और आपको पूरा जानकारी यहाँ पर मिलेगी। टाइमिंग थोड़ा चेंज किया, शाम को बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे थे, सर दिक्कत हो रहा करके, तो ये टाइमिंग हमने थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, चलिए इसमें अपन इस शेड्यूल में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे आपका A + IB है, ये हमारा JB है ना। यहाँ J लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में। J इक्वल टू होता है आपका Z बराबर। तो अगर ये Z1 बराबर आपका A1 और B1 है, Z2 बराबर आपका A2 + J B2 है, तो इसको अगर जोड़ते हैं Z1 + Z2, तो A1 + A2 रियल पार्ट को रियल से जोड़ेंगे, प्लस J इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी जोड़ेंगे। उसी तरीके से आपको Z1 - Z2 करना है, तो रियल पार्ट को रियल से घटाएंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से घटाएंगे। इस तरीके से करना है। आज हम इसका जोड़ना घटाना सीख चुके हैं, गुणा और भाग करना हम आज सीखेंगे, है ना। जिंदगी गोल है ना, जेकर चालू कर रहा फिर वो कर पहुँच गए। जोड़ घटाओ गुणा भाग ना, कब छोड़ी पीछा, कबो नहीं छोड़े जी लाइफ टाइम। ये सब ऐसे ही रहते हैं लाइफ टाइम, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, है ना। रिश्ता वही, सोच नहीं। पहले एक धन, 2 धन, 3 करण, अब लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गए ना जी, है ना। बता रहे हैं हमें, लाइफ कॉम्प्लेक्स हो चुकी है आप, है ना। तो ये चीज़ें हैं, देखिए ध्यान से। नॉर्मल गुणा भाग ही है। अब Z1 को गुणा करेंगे आप किससे? Z2 से। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन पोलार फॉर्म। अगर आपको इसी को पोलार फॉर्म में करेंगे, R@∠θ1, R1 @∠θ1 और R2 @∠θ2। अब इसको आपको जोड़ना है रेक्टेंगल पोलार फॉर्मेट में, तो आपको डायरेक्ट पोलार फॉर्मेट नहीं जुड़ेगा। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे R cos θ, R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2, इसको चेंज करेंगे, प्लस J R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2, इस तरीके से। तो आप इसको पहले रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे
उसके बाद आप रियल को रियल से जोड़ेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी जोड़ेंगे। तो ये आपका एडिशन वाला सीरीज यहाँ पर खत्म होता है, इसको जल्दी से आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन देखना है कि मल्टीप्लाई करने से कैसे हमारे कॉम्प्लेक्स में हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर Z1 बराबर मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है A1 प्लस, है ना, जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा न्यूमेरिकल्स की, कैसे हम इसको जोड़ते हैं। मैंने इसके लास्ट लेक्चर में बता चुका है। जैसा कि इसको जोड़ना है A1 प्लस JB1। अब इसको मेरे गुणा करना है A2 प्लस JB2 से। इनको गुणा करना है दोस्तों। तो गुणा करना है तो जैसे आपने नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, देखा ध्यान से घर में, है ना, कोनो बाबा या पापा जी आपकी दुकान गई तो खाई लाई, सब में बांटता है कि नहीं। तो उसने देखा खाई लाई से खाई लाए है, दोनों में बांट दे, है ना। तो खाई लाई से बांट दे दोनों में जी। तो A1 A2 अब फिर प्लस J A1 लाई फिर दोनों में बांट देना है। A1 एला बांट दे है ना, वेला देवो। तो A1 B2 अब ये फिर एला खाई लाई फिर हम बांट देला प्लस J B1 A2। अब J इंटू J क्या होगा, J का स्क्वायर। अरे J पहले से 58 मिल गए J, तो J स्क्वायर हो गया, माला B1 B2। हाँ, खाई लाए दोनों में बांट दे। ये तो है वितरण नियम बोलते हैं ना। तो देखिए A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2, J स्क्वायर का मान -1 होता है। तो A1 A2 माइनस B1 B2 अब प्लस J A1 B2 प्लस B1 A2। इसका मैग्नीट्यूड आप Z1 इंटू Z2 निकालोगे, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट A1 A2 माइनस B1 B2 का स्क्वायर प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 का स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं 2 प्लस 3i है, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3j से। i j एक ही मतलब है, j लिख लीजिए यहाँ पर j। तो इसको गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 मतलब 2 और 2 इंटू 3 मतलब 3 दूनी 6, j खाई लाए 2 सब में बांट दे, प्लस 3 इंटू 1 3j, अब खाई लाए फिर बांट दे 3 तिया माइनस j इंटू j प्लस j स्क्वायर और 3 तिया कितना हो गया 9। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 2 और j स्क्वायर का मान कितना होता है -1। तो यहाँ से 2 माइनस 9 हो गया प्लस 6 और 3 9 j। ठीक, J9 लिखते हैं एक्चुअल में, इसको J को पहले लिखते हैं। 2 में से 9 गया तो 7, तो -7 प्लस J9। तो ये आपका बराबर हो जाएगा Z1 गुणा Z2 का। अब इसको पोलार में चेंज करेंगे तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 7 49 और 9 9 81। तो 81 और 9 इसका हो गया 130। इस तरीके से इसका रूट 130 आ गया और इसका मान आपका हो जाएगा एंगल ऑफ Z tan इनवर्स रियल, है ना, इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। अब माइनस J प्लस 90 है तो क्या हो जाएगा 180, बता चुका हूं कल का, 180 माइनस tan इनवर्स 9/7। अब आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर निकालिए जल्दी से। कैलकुलेटर में इसको बनाना है ना, आपके पास नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर इसको कॉम्पिटिशन एग्जाम में करना है, देखिए 1.1 9 को भाग दीजिए 7 से, 7 एकम 7 7 दूनी 14 1.2 लगभग। अब 1.2 मतलब किसके करीब है दोस्तों, 1.2 मतलब tan इनवर्स 1 किसका होता है, 1 होता है 45 का। तो 45 ज़्यादा 50 के आसपास लीजिए, आंसर करेक्ट आएगा। देखिए अब मैं आपको बना के बता रहा हूँ। शिफ्ट tan इनवर्स कितना 9/7, तो इक्वल टू करेंगे आप इस तरीके से। तो ये आपका है ना 52.12,
52.12 इसका आंसर आ रहा है। तो 52.12 मतलब कितना है, 50 के आसपास ही। तो आपका कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा, आप 180 से माइनस करेंगे आप 52.12 को -180, तो ये 127 है ना, 127 डिग्री, लगभग 127 डिग्री आ रहा है। अब ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होती है। तो इस तरीके से आपको गुणा करना है। जल्दी से इसको जोड़ लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब देखिए इसके आगे, अब इसी चीज़ को मेरे को पोलार फॉर्मेट में करना है, तो कैसे करूँगा देखिए ध्यान से। अगर ये पोलार फॉर्मेट में करना है इसी को, तो पहले R1 एट एंगल θ1 होगा, इनटू आपको करना है R2 एट एंगल θ2। अब मल्टीप्लीकेशन इन पोलार फॉर्मेट है ना, मल्टीप्लीकेशन इन पोलार फॉर्मेट, ध्रुवीय रूप में गुणा भाग करना है ना, मार देख धकेल दे के बात है जी। तो पहले इस मार देहन इस टाइप का हो गया, अब ढकेल तब हो तो एक ही मतलब है ना, मार देख धकेल दे। तो ये क्या हो जाएगा देखना, ये होता है R1 गुणा R2, जो मैग्नीट्यूड्स है उनका गुणा हो जाता है और एंगल यहाँ पर जुड़ जाएंगे θ1 प्लस θ2। इसको मैं यहाँ पर प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा। यहाँ पर टोटल मान आपका हो गया, ये जो जोड़ने से आपको ये 1 + j√3 आ रहा है पोलार। अब पोलार में ये सेम चीज़ आ रहा है आपका √130 एट एंगल 127 डिग्री, इतना आ रहा है। अब चलिए इसको पोलार में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पोलार में कन्वर्ट कर लीजिए तो R1 का मान क्या हो जाएगा देखिए, 2 + 3 है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 है ना, 2 दूनी 4 हो गया प्लस 3 तिया 9, 9 4 कितना हो जाएगा √13। उस तरीके से अगर R2 का मान निकालूंगा तो कितना है 1 + 3, दैट इज 1 का स्क्वायर 1 + 3 का स्क्वायर 9, तो √10। तो R1 इंटू अगर R2 करेंगे तो कितना हो जाएगा √10 गुणा √13, दैट इज इक्वल टू √130, जो कि आंसर आपका ये आ चुका है। अब एंगल को आपको जोड़ना है, तो इसका एंगल देखिए tan इनवर्स 1 θ1 मतलब करेंगे tan इनवर्स 3/2, दैट इज 53.13, 52 पॉइंट समथिंग आएगा, 52 है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार। और tan इनवर्स है ना, देखिए यहाँ पर शिफ्ट tan इनवर्स 1/3, तो ये आपका दूसरा वाला वैल्यू आ रहा है इसका 18.43 डिग्री 1/3, सॉरी 18 पॉइंट नहीं आ रहा है, शिफ्ट tan इनवर्स 3/2, 56 आ रहा है, मैं 52 लिख दिया हूँ, लगभग मान दिया था 56.30। कैलकुलेटर में आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेम तरीके से इसको निकालेंगे, tan इनवर्स 3/1 हो जाएगा ये, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/1, तो ये और जा रहा है आपका 71.56, 71.56। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 71.56 प्लस 56.30, तो 6 8 13 3 हासिल आएगा, तो 127.86 इसमें भी आया था, मैंने नहीं लिखा था वहाँ पर, तो 127.86, तो ये इस तरीके से। तो देख लीजिए, आपको गुणा करना है तो मल्टीप्लिकेशन में ये आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, पोलार फॉर्मेट में है तो, और नहीं है तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में इस तरीके से आपको करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ, इसको ध्यान से नोट कर लेंगे जल्दी से। इसके बाद सिमिलर वे में हम अगर डिवीजन में जाएं, डिवीजन में इस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से। अब डिवीजन करेंगे इन कार्टेशियन फॉर्मेट, फिर डिवीजन को करेंगे हम लोग सेम रेक्टेंगल फॉर्मेट में। तो देख लीजिए, आपको जब भी पोलार में मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है और एंगल को आपका जुड़ जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन में एंगल ऐड होते हैं। चलिए डिवीजन में देखते हैं, तो डिवीजन में कैसे होगा। जैसे यहीं पर हम सेम चीज़ Z1 बराबर ले लेते हैं 2 + 3j और Z2 बराबर लेते हैं
1 प्लस 3j। अब दोनों को डिवाइड करना है दोस्तों, डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से। तो कैसे हो जाएगा देखिए, तो जब भी डिवीजन करेंगे आप इसमें, तो डिवीजन में आपको क्या करना है, इसका हर का परिमेयकरण कर देना है। तो हर का परिमेयकरण कर दीजिए, 2 प्लस 3j 1 प्लस 3j। परिमेयकरण रेशनलाइजेशन का मतलब होता है हर के चिन्ह को बदल दें, हर के चिन्ह को बदल दो 1 माइनस 3j, केवल जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बदलेंगे 1 माइनस 3j। जैसे J3 लिखते हैं तो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का तरीका इंजीनियरिंग में थोड़ा चेंज हो जाता है। J3 लिखते हैं तो थोड़ा इसको सुधार लेंगे। 2 प्लस लिखने के लिए वो भी सही है, लेकिन तरीका ये है, बस इसका परिमेयकरण कर देना है आपको। परिमेयकरण करते हैं तो इस तरीके से आपको देखिए कैसा हो जाएगा, 1 माइनस J3 और 1 माइनस J3। तो फिर वही क्या हो जाएगा, 2 प्लस J3, इसको गुणा करना है आपका 1 माइनस J3 से, और ये a इसको a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस j√3 का स्क्वायर। अब खाई लाइज जी दोनों में बांट दो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 माइनस J6, अब j प्लस J3 j इंटू जे माइनस जे स्क्वायर इंटू 9। अब ये 3 का √3 कहाँ से आ गया, 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 और -1 तो 1 प्लस 10 हो जाएगा, जे स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 10 इस तरीके से। 2 प्लस 9, ये भी जे स्क्वायर हो गया, जे स्क्वायर का -1, तो 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 और ये माइनस J3, 6 में से 3 गया 3 और ये डिवाइड बाई 11, तो ये 11 इतना आंसर आ रहा है, डिवाइड बाई 11। अब इसको पोलार में चेंज कीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1/11 बाहर निकाल देते हैं, 11 का स्क्वायर अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 प्लस 3 का स्क्वायर नहीं, तो ये 1/11 और ये रूट 130, तो ये इसका माना गया। और इसी तरीके से एंगल निकालेंगे तो tan इनवर्स 3/11, tan इनवर्स 3/11 करेंगे तो देखिए शिफ्ट tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाई 11, तो ये 15 पॉइंट निगेटिव है, माइनस में है, इसलिए माइनस आएगा, -15.25 डिग्री। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्मेट में, इस तरीके से आपको गुणा भाग करना है। इसी को आप पोलार में करते हैं, सेम चीज को पोलार में करेंगे तो देखिए कैसा हो जाएगा। इसी चीज को आप पोलार में कन्वर्ट करते हैं तो ये R1 एट एंगल θ1 होता है, R2 एट एंगल θ2 होता है, तो डायरेक्ट आपको R1 को R2 से डिवाइड कर देना है, जो भी मैग्नीट्यूड्स हैं एट एंगल जो θ1 माइनस θ2 करेंगे। तो R1 को R2 से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो R1 का मान कितना आया है, √13 माइनस 10, ठीक। एट एंगल 56.30 माइनस 71.56, 51 में से 71 गया तो लगभग आपको 15 डिग्री के लगभग आएगा, तो 56.30 माइनस 71.56, तो ये आपका आ गया लगभग जो 15.26 डिग्री माइनस में। निगेटिव एंगल आ चुका है, यहाँ पर क्या चीज़ पे मिस्टेक हुआ है देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 और एक 10, तो यहाँ पर 10 होगा,
यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस तरीके से यहाँ पर, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो √10 आएगा। इसका मतलब सेम चीज़ है ना। इसका मतलब सेम इतना ही आएगा। इसका देखिए, अगर 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दें इस तरीके से, तो यहाँ से 130 बाहर और यहाँ √100 से 130 और ये 10। तो ये देखिए, इसका मान और इसका मान सेम आता है। तो आपको क्या करना है, जो भी अगर पोलार फॉर्मेट में है तो मैग्नीट्यूड्स को आप डायरेक्ट इस तरीके से कर दें। हैं जल्दी जल्दी में इस तरीके से मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, बाकी सुधार लेंगे। बाकी कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक नहीं है, आप कैलकुलेटर में करेंगे तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में करते हैं इस तरीके से। देखिए 2 प्लस, इसको कैलकुलेटर में करेंगे 3j और 1 प्लस 3j। इसको अगर इस तरीके से आपने लिखा है उसको इक्वल टू दबाएंगे तो आपके डायरेक्ट वैल्यूज़ इस तरीके से पहुँचते हैं, इस तरीके से। देख लीजिए, ये इस तरीके से एक लाइन में डायरेक्ट आंसर आ जाता है, जो ये आंसर दिया है। लेकिन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ, सेमेस्टर एग्जाम में तो कैलकुलेटर रहेगा, लेकिन कैलकुलेटर अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से बनाना है आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी, जो भी। तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से बना के बताना है वहाँ पर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो 5 नंबर का आता है। चलिए मैं आपको कुछ सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन करा रहा हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद कुछ सेमेस्टर एग्जाम के क्वेश्चन में करा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके CSVTU डिप्लोमा एग्जाम में 5 नंबर में कम से कम 5 बार पूछा होगा, 5 से 6 बार। मैंने प्रीवियस ईयर के, है ना, 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को। 4 साल में मैंने कम से कम 5 से 6 बार देखा है सेम क्वेश्चन इस तरीके से। डाटा बस चेंज करता है, क्वेश्चन इसी तरीके से रहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने BL थरेजा बुक से लिया है। तो देखिए क्वेश्चन, है ना, BL थरेजा बुक का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बुक है, आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अभी जब आप बुक निकालने जाएंगे, है ना, सब कॉलेज में आएंगे बुक निकालने, तो BL थरेजा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो DC मशीन्स हैं आपके, उसमें भी काम आएगा। वॉल्यूम 2 में और वॉल्यूम 1 में ये सब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, EEE है, दोनों सब्जेक्ट को ये कवर करता है। बहुत बेहतरीन बुक है थरेजा, BL थरेजा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, एस चंद पब्लिकेशंस का। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है। देखिए A दिया है, B दिया है और C दिया है। आपको परफॉर्म करना है A इंटू B/C। ये चीज़ परफॉर्म करने के लिए हर साल आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि पोलार फॉर्मेट में आपको R1 गुणा एट एंगल θ1, ये Z1 का यदि मान है और ये Z2 का मान है R2 एट एंगल θ2, तो Z1 इंटू Z2 करेंगे तो R1 गुणा R2 डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दीजिए और एंगल को आपको जोड़ देना है θ1 प्लस θ2। ये परफॉर्मेंस याद रखना है। और इसी में Z1 को आप डिवाइड करते हैं Z2 से, तो आपको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड कर देना है एट एंगल थीटा को, यहाँ पर θ1 माइनस θ2 होता है। तो ये चीज़ स्टार बना के आप लिख लेंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल फॉर्मेट में है, न कि पोलार फॉर्मेट में है। ये पोलार फॉर्मेट में है और ये भी आपका पोलार फॉर्मेट में है, रेक्टेंगल फॉर्मेट में है। कार्तीय निर्देशांक आपको दिए गए हैं, तो आपको पहले ध्रुवीय रूप में पोलार फॉर्मेट में उसको चेंज करना है। उसके बाद आपको ये परफॉर्मेंस यहाँ पर लगाना है, ये फार्मूला में रख देना है, वैल्यूज आ जाएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ध्यान से देखिए मैं कैसे A इंटू B/C परफॉर्म कर रहा हूँ। 5 नंबर आपका फिक्स है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, तो अंत तक बने रहिए, पूरा चीज़ें आपका क्लियर होता है। और अपने दोस्तों को जोड़िए दोस्तों, है ना, अपने दोस्तों को, जितने ज़्यादा दोस्त हैं आपने बनाइए और उसको यहाँ पर शेयर कीजिए, चाहे किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज के हो, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए A का मान कैसे हम चेंज करेंगे, तो इसका रूट, इसका पोलार फॉर्मेट में चेंज करेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 20√2 हो जाएगा। एट एंगल ऑफ A निकालेंगे तो दैट इज 10 इनवर्स 20/20 करेंगे, दैट इज 10 इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4। तो हमने A को कन्वर्ट कर लिया है, A का मान आ गया है आपका 20√2 एट एंगल π/4 रेडियन में।
उस तरीके से हमारा b का मान जो है तो रेडियन में दिया हुआ ही है 30 एट एंगल -120। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी, तो डायरेक्ट इस तरीके से लिख लीजिए। तो आप जानते हैं कि ये आपका इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा उस फार्मूले से। तो 30 और 20 को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6 और ये 2 1 और 1 2 0, ये √2 और एंगल π/4 मतलब कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो आपको एंगल क्या करना है 45 प्लस करना है और ये जो भी रहे उसको मतलब नहीं हमको -120। 45 + 120 करेंगे तो 600 एट एंगल √2, 45 में से 600 गया तो हमारा 75 है ना, 75 डिग्री इस तरीके से बचा। तो ये इस तरीके से आपका आ जाता है। ये आपका परफॉर्म हो गया आपका a इंटू बी। अब डिवाइड बाई c करना है, तो c का मान कितना है 10 + j0 है। तो इसका एंगल जो है एंगल ऑफ c, मैग्नीट्यूड ऑफ c निकालेंगे तो 10 का, ये तो 0 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 ही आएगा। एंगल ऑफ c निकालेंगे 10 इनवर्स जीरो बाई 10, तो 10 इनवर्स 0 का मान 0 डिग्री होगा। तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा एट एंगल 0। तो 0 होता है इस तरीके से, इसको एक 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 600 को 60 हो जाएगा, √2 एट एंगल 0 से घटाएंगे जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा 0.75। तो ये आपका मान हो गया AB/C का। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको AB पहले कैलकुलेट करना है फिर C करना है, डिवाइड बाई C करना है। तो इसी वे में आपको BC/A को तुरंत बनाइए। आपको चलिए मैं इसको होमवर्क देता हूँ, इसको आपको बना के बताना है। ये आपका होमवर्क है, आपको बना के पूरा जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है अभी तक का लेक्चर आधे घंटे क्लास में, इन सबको नोट्स बनाएंगे और नोट्स बनाने के बाद ग्रुप में भेजेंगे। जो जो ग्रुप में भेजेंगे उन्हीं का अटेंडेंस मैं काउंट करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर करना है, नोट्स बना के भेजिए दोस्तों। पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो आपको मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग यहाँ पर बता चुका है। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के संयुग्मी वाले पोर्शन के लिए। संयुग्मी मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है। तो आज के लेक्चर में मैं पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ओवर कर दिया हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हमारा 4 लेक्चर हो चुका है। तो 4 लेक्चर में मैंने पूरे कवर करने का प्रयास किया है आपको, जितने भी चीज़ें हैं। चलिए अब आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में संयुग्मी, हिंदी में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो देखिए कॉम्प्लेक्स, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करना है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स क्या चीज़ हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संयुग्मी। कैसा मी? संयुग्मी। बड़ा भारी नाम है जी, भारी विचित्र नाम टाइप के नाम, संयुग्मी बाबा काय ना। देखिए ध्यान से, तो जेड है ना बराबर A+IB है ना। IB जानते हो? IB एक इंपीरियल ब्लू नाम के एक ब्रांड आता है, उसी बोलते हैं IB। यहाँ से इसलिए मैंने JB कर दिया आजकल। एक पेय पदार्थ आता है IB पदार्थ है ना, तो वही चीज़ है JB, यहाँ JB, इसलिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है JB से, है ना, IB के याद मत आए करके। अब देखिए इसका संयुग भी निकालना है, तो जेड का बार इस तरीके से होता है, बार फिर आगे जी बार आते हैं ना, है ना, बार है ना, तुम लोग जानते हो बार का मतलब और कोई है ना, बार देखो, 1000 बार देखो, देखने की चीज़ है ना। तो हम बार मतलब ये चीज़ है ना। तो बार का मतलब ए प्लस है तब माइनस कर दें जी, और यहीं पर जेड बराबर A-IB रहता या JB रहता, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं तो A+JB करते हैं। और उसी तरीके से अगर Z बराबर रहता है -A+JB, तो केवल और केवल हमको बार में किसको करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका करना है। तो Z बार बराबर -A-JB हो जाएगा। इसी तरीके से Z अगर बराबर -A-JB है,
तो आपको जेड बार निकालेंगे तो ये माइनस ए प्लस जे बी होगा। तो आपने ध्यान दिया केवल और केवल इमेजनरी पार्ट का कंसेप्ट यहां पर चेंज हो रहा है। केवल इमेजनरी पार्ट के चिन्ह को बदलना है, रियल पार्ट को छेड़छाड़ नहीं करना है ना। बार में गए मतलब कुछ नहीं कर रहे, बार मतलब केवल इमेजिनेशन में होता है ना, रियल में तो हो नहीं। कोरोना चला था बाहर नहीं जा सका भी, केवल इमेजिनरी पार्ट को आपको चेंज करना है। तो यहां नोट करके लिख लेंगे इन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ओनली इमेजिनरी पोर्शन साइन चेंज। ओनली किसको चेंज करेंगे? केवल और केवल काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदलना है। सब मत बदल दिया जी, है ना। एक केवल और केवल आपको इमेजिनरी पार्ट के चिन्ह को बदलना है। जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 1 + j√3, ये जेड का मान है। तो जेड का बार संयुग्मी क्या हो जाएगा? 1 - j। अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं इसका, तो ये हमारा देखिए a + ib, a ये b है इमेजिनरी एक्सिस और ये a रियल एक्सिस में है और ये इमेजिनरी एक्सिस में है। तो a + ib करते हैं तो यहाँ पर कहीं पॉइंट आता है a + jb, ये a + b। अब इसी में मैंने क्या कर दिया, a + b इसका jb इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा? a - jb हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन ये जो है यहाँ बन रहा था इस तरीके से, ये a - jb, देखिए माइनस b करेंगे तो आप इस तरीके से जो प्लस b था, ये जो है इतना बड़ा सा जो प्लस b था वो सेम यहाँ नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और ये माइनस b हो जाएगा और आपका ये इस तरीके से। तो ये हमारा शिफ्ट हो जाता है जस्ट नीचे। तो जो भी पॉइंट्स ऊपर होते हैं इस तरीके से, जो यहाँ पर पॉइंट था वो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। तो ये जो है इस तरीके से इसको बोलते हैं वाटर इमेज, है ना। आपको जानते हैं वाटर इमेज होता है, वाटर इमेज इस तरीके से। वाटर इमेज में पढ़ाऊंगा अभी, है ना। वाटर इमेज क्लॉक में मैंने पढ़ाया था, वो सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है वाटर इमेज का। तो यहाँ पर वाटर इमेज बनता है, ठीक है। ये मिररिंग बोलते हैं इसको, है ना, मिररिंग, वाटर इमेज। इसी तरीके से आपका यदि जैसे इस तरीके से रहता 1 - j√3 रहता जेड का मान, जेड का बार का मान होता 1 + j√3। मतलब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट रखा हुआ है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर था तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, जस्ट रोटेट हो जाता है। तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करेंगे कि इसके एंगल में क्या फ़र्क पड़ेगा, एंगल में कैसे चेंजेस आते हैं, उनके बारे में विचार करेंगे। और एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड, चलिए तो ये तो हो गया रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स की बात। अब इसको पोलर में चेंज करेंगे तो इसका r एट एंगल थीटा निकालेंगे तो r का मान हो जाएगा 2, एट एंगल थीटा का मान हो जाएगा tan−1√3 मतलब π/3, या फिर इसको 60 डिग्री बोल सकते हो आपकी भाषा में। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का, तो इसका भी मैग्नीट्यूड आपका सेम आएगा एट एंगल। अब एंगल जो है यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा दोस्तों, -π/3 या -60 डिग्री। तो आपने देखा कि अगर मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला जेड और जेड का बार, तो जेड इक्वल टू अगर r एट एंगल थीटा है तो जेड कॉम्प्लेक्स निकालेंगे तो r तो सेम रहेगा, एट एंगल थीटा माइनस में जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट IMP, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना, IMP बोलते हैं, वी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के दिन, है ना, इस तरीके से।
तो ये जेड इक्वल टू आपको याद रखना है, किसी भी चीज़ का हम यदि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं, आर एट एंगल थीटा है, उसका संयुग भी निकालेंगे, उसके बार में ले जाएंगे तो आर तो सेम रहेगा, मैं आदमी तो वही रहता है, लेकिन अगर मन की स्थिति बदल जाती है जी, लेकिन मन हम बदल गए, आदमी तो वही है, देवदास बन जाता है आदमी में पी के, तो ये छोड़ो सब चीज़ों को, बाहर कर लो, सब ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पोर्शन जो है यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोई भी प्रकार का डाउट है, जो क्वेश्चन नहीं भर रहे हैं, तो उनको आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, एक और पार्ट बना दूंगा मैं। उसके बाद हमारा जो पहला सर्किट्स में न्यूमेरिकल्स बचे हैं उनको इसके बाद मैं कराऊंगा, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा कराना जरूरी था। इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को वहाँ पर समझ पाएंगे। वहाँ पर मैं वेक्टर एडिशन करूँगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करूँगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब चीज़ आएगा दोस्तों। तो यही चीज़ें यहाँ पर कुछ जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपको तकलीफ हो रहा था वो आपसे नहीं होगा। तो ये दोनों लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के। तो ये दोनों वीडियो देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो पुराना वीडियो भी देखिए, उसके बाद आपके साथ जो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।